स्टेशन के बाहर भयानक सन्नाटा था। सारी दुकानें बंद थीं। ऊपर से कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे की टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:30 बज रहे थे। गांव की सर्द रात, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। 20-25 मिनट साइकिल चलाने पर 2 छोटे गांवों को पार करने के बाद एक केले का बाग आता था। उस बाग को पार करते हमारा गांव आता था। स्टेशन से निकलकर मैं अपनी साइकिल लेने के लिए मंगलूदा की दुकान की ओर गया। मंगलूदा की दुकान पर ही हम शहर से देर से लौटने वाले अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल रखते थे। लेकिन वहां जाकर देखा कि गेट पर ताला लगा है। मैंने कई बार आवाज लगाई, मंगलूदा, ओ मंगलूदा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सर्द रात में हाड़ कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। मैंने हाथों को आपस में रगड़कर कुछ ठंड दूर करने की कोशिश की। मैंने फिर से आवाज दी, मंगलू, गेट खोलो, साइकिल लेनी है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर पर फ़ोन करने के लिए जब मैंने जेब से मोबाइल निकाला तो देखा कि उसमें भी चार्ज ख़त्म हो चुका था। मैं गुस्से में जैसे ही वापस जाने वाला था, तभी मेरी नज़र दूसरी तरफ के घने अंधेरे पर पड़ी। अचानक उस काले अंधेरे को चीरती हुई एक धुंधली सी आकृति दरवाजे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वो आकृति करीब आती गई, उस आदमी के हाथ में लालटेन की हल्की रोशनी में मैंने उसे साफ पहचान लिया। चलो, मंगलू ही तो है। ये सोचकर मेरे मन की चिंता कुछ कम हो गई। मंगलू ने लालटेन को मेरे चेहरे के सामने लाकर कहा, अरे, तू इतनी रात को क्यों भटक रहा है भाई? मैंने और कुछ न कहते हुए शहर के काम के दबाव की बात कहकर बात टाल दी। इसके बाद मैं अंदर गया और अपनी साइकिल ले आया। फिर थोड़ा लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकला और साइकिल पर सवार हो गया। ठंड से कांपते हुए, मैं गुनगुनाते हुए उस सुनसान अंधेरी सड़क पर अकेला ही चल पड़ा। चारों ओर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और बीच बीच में दूर कहीं से किसी लोमड़ी की दहला देने वाली चीख सुनाई दे जाती थी। उसके अलावा उस गहरे अंधेरे में और कोई आवाज नहीं थी। करीब 15-20 मिनट इसी तरह चलते रहने के बाद मुझे अचानक मौसम में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। ठंड पहले से कहीं ज्यादा लगने लगी थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। झींगुरों की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। अब मेरा मन घबराने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, अब बस थोड़ी ही दूर पर केले का बगीचा है। मैंने साइकिल के पेडल पर और जोर से दबाव डाला, लेकिन मैं पहले की तरह तेज नहीं चला पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल के पीछे कोई भारी चीज बैठी हो। अचानक एक घिसने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल की चेन जमीन से रगड़ खा रही हो और उसी से घिसने की डरावनी आवाज आ रही हो। डर के मारे मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ने लगा। मैंने एक बार फिर साइकिल की गति बढ़ाने की नाकाम कोशिश की और ठीक उसी समय किसी ने मेरे कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया। डर के मारे मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मेरी साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ था। उसके पैर इतने लंबे थे कि वे जमीन पर घिसट रहे थे और उसी से
एक अजीब डरावनी आवाज निकल रही थी। डर के मारे मैंने पूरी तरह पीछे मुड़कर उसके चेहरे की ओर देखा और तभी मैं जोर से चिल्लाया और साइकिल से गिर पड़ा। गिरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं केले के बगीचे के अंदर आ गया हूँ। मैंने जमीन से उठकर देखा कि मेरी साइकिल के पीछे बैठा वही लंबे पैरों वाला आदमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सीधे मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखें उसके चेहरे से भी बड़ी थीं और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों में कोई पलकें नहीं थी। अब उस आदमी ने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाना शुरू किया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह साइकिल छोड़ दी और केले के बगीचे से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे भी कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा हो और बस अब मुझे पकड़ ही लेगा। सामने हमारा गांव दिखाई दे रहा था। उधर रात ढल रही थी और सुबह की हल्की रोशनी फैलने की कोशिश कर रही थी। दौड़ते दौड़ते मेरा दम घुटने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने घर में पाया। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी और गांव के कई लोग भी वहीं खड़े थे। मुझे पता चला कि मैं गांव के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ लोग शहर जाने के लिए निकले थे और मुझे वहां देखकर वे मुझे और मेरी साइकिल को घर ले आए थे। सब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था, मैं कैसे बेहोश हो गया। तब मैंने उन्हें पूरी घटना बता दी। उनमें से जो सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने धीरे से कहा, वो इसी गांव का एक आदमी था। उसका नाम रतन था। उस समय गांव में एक भयानक महामारी फैली हुई थी। एक दिन रतन ने फैसला किया कि वो शहर जाकर काम करेगा और पैसे कमाकर अपने परिवार की मदद करेगा। वो अपनी पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी को छोड़कर शहर चला गया। लेकिन उस समय गांव में महामारी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे। जब रतन पैसे और खाना लेकर वापस गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव लगभग खाली हो चुका था। कुछ ही लोग जिंदा बचे थे और वे भी बहुत बीमार थे। जब रतन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे बच्चे मर चुके थे। अपने बच्चों के शव देखकर वो दुख और पीड़ा में टूट गया और उसी केले के बगीचे में जाकर उसने फांसी लगा ली। तब से लोग कहते हैं कि रतन की आत्मा उसी बगीचे में भटकती है और जब भी वो अपने बच्चों की उम्र के किसी को देखता है तो उसे अपना बच्चा समझकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। उस घटना के बाद से जब भी मैं शहर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने घर वापस लौट आऊं।